हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का रिवीजन लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सारे कंसेप्ट्स और सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करेंगे और उसके अच्छे से अच्छे नोट्स तैयार करेंगे फॉर जी मेंस एंड नीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं हम फिजिक्स में? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी which can be measured and by which various physical happening can be explained and expressed in terms of law is called a physical quantity। ठीक है, तो ये होगी फिजिकल क्वांटिटी की परफेक्ट डेफिनेशन। क्या बोला है कि कोई भी क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और उसको फिजिकल फेनोमेनन, ठीक है, जो भी सारे फिजिकल फेनोमेनन्स रहते हैं उसके टर्म्स में हम उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। मान लो कोई मोशन हुआ तो डिस्टेंस हम डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कुछ तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसको हम स्पीड बोलते हैं। ठीक है, जो भी चेंज इन वेलोसिटी आता है तो वो कोई भी फिनोमेनन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी एक्सेलरेशन के टर्म में बता सकते हैं। एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लॉ, तो वहां पे यहाँ पे लॉज ऑफ मोशंस फॉलो हो रहे हैं, ठीक है, मोशन इन 1D फॉलो हो रहा है, तो उन सब लॉज में हम जा सकते हैं। ऐसी किसी भी चीज को, ठीक है, इन फिजिक्स ऐसे भी किसी भी चीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे? जो अभी हमने मोशन के एग्जांपल लिए वो सब लेंथ ले लो डिस्टेंस के लिए, टाइम ले लो, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मास जो भी होगा वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। फिर स्पीड कंसीडर कर लो, फोर्स मान लो, ठीक है, फिर एनर्जी मान लो। तो ऐसी सारी चीजें वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेड एज, हाउ टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो अभी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे हम लिख सकते हैं? सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड आएगा और आपको फिर उसका यूनिट लिखना है, ठीक है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस टर्म में हम लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ। मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं मास, ठीक है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी हमने नोट डाउन किया, तो मैग्नीट्यूड मान लो 5, ठीक है। अब देखो यूनिट के बगैर ये क्या है? यू कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट 5 एक्चुअली मीन्स, ठीक है। 5 ग्राम है, 5 केजी है, 5 मिलीग्राम है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अंटिल एंड अनलेस एनी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं चलो 5 केजी। तो ये क्या हुआ? ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हमारा यूनिट हो गया, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होगी बहुत बेसिक सी चीज। अभी इसको आगे एक चीज देखते हैं, चेंज इन डिफरेंट यूनिट्स फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेम रही और हमें उसका यूनिट चेंज करना है, मान लो मीटर से सेंटीमीटर में जाना है,
तो किस तरह से वो प्रोसेस होता है देख लेते हैं, ठीक है। अभी एक चीज दिमाग में बैठा लो, ये कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम NU से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये NU का जो वैल्यू है, उसका जो मतलब है, फाइनल मीनिंग, ठीक है, वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अभी देखो NU इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये बोल सकते हैं N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U। तो इसका टेक्निकल मीनिंग क्या होगा, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अगर देखो स्मॉलर यूनिट रहा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर स्मॉलर यूनिट रहा तो लार्जर मैग्नीट्यूड, उल्टा भी लिख सकते हो, अगर लार्जर यूनिट रहा देन इट विल हैव स्मॉलर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये रिलेशन हम सबको पता है, ठीक है। तो अभी इधर कंक्लूजन देखो, ये क्या है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड है, इट इज स्मॉलर मैग्नीट्यूड, देन सी इट्स यूनिट इज लार्जर यूनिट, मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो ये लार्जर यूनिट हुआ, ठीक है। अभी इधर 100 देख लो, तो ये क्या है, लार्जर मैग्नीट्यूड है, तो ये सेंटीमीटर क्या होगा, ये स्मॉलर यूनिट है यहाँ पे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, ठीक है, अगर आप स्मॉलर यूनिट में से लार्जर यूनिट में जा रहे हो तो आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा, स्मॉलर होगा। अगर आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसे जल्दी से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, चलिए तो आगे देखते हैं। फंडामेंटल, तो कह लो एब्सोल्यूट या फिर बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होता है जिसकी अपनी खुद की एक पहचान रहती है, ठीक है, वो किसी के ऊपर, किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उसकी खुद की एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड डेफिनेशंस होती है, ठीक है। सो वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे कितनी क्वांटिटीज है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारी वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां पे नेम लिख दो। सो फर्स्ट इज मास, देन सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, कैपिटल लिख देते हैं सब, ठीक है। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिर फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ होगा कंसिडर कर लो, यस, टेम्परेचर, फिर सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आखिरी में सेवेंथ है लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी। अब इसके सिंबल लिख लेते हैं। सिंबल फॉर मास विल बी m, इसके लिए L, टाइम T, इलेक्ट्रिक करंट I, टेम्परेचर T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को
केमिस्ट्री में पढ़ा था हमने, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसको छोटा n लिख दो। लुमिनस इंटेंसिटी, सो वो होगा L, यहाँ पे P। तो ये हो गए सारे सिंबल। अभी इसके SI यूनिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट को जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। तो मास का SI यूनिट क्या होगा? चलिए सबसे पहले नेम लिख लेते हैं सारे। मास का SI यूनिट होगा किलोग्राम, और उसका सिंबल क्या रहेगा? केजी। फिर लेंथ का मीटर, और उसका सिंबल होगा स्मॉल m। टाइम का SI यूनिट क्या है? सेकेंड। तो सेकेंड को S से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है SI यूनिट? एम्पियर, उसको कैपिटल A से, ठीक है। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। तो उसका आंसर होगा केल्विन। टेम्परेचर का SI यूनिट है केल्विन, तो उसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका सिंबल है MOL, मोल। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल है CD, ठीक है। तो ये सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई हमारी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। चलिए तो आगे देखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसके पहले हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहती। अभी हम देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज जो किसके ऊपर? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। सो दिस क्वांटिटीज आर derived from fundamental quantities, ठीक है। These quantities are derived from fundamental quantities and these are called as derived quantities. So fundamental quantities के combination से हम जो भी physical quantity को बनाए उसको क्या बोलेंगे? derived quantities. derived quantities कितनी होगी? numerous. You can make numerous such quantities, ठीक है। जितनी भी उन 7 के अलावा फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटी, वो सब क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल नोट डाउन करते हैं। यू कैन कंसीडर स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। फिर फोर्स, वॉल्यूम, मोमेंटम एंड द लिस्ट गोज ऑन, ठीक है। ETC लिख देते हैं। तो बहुत सारे फिजिकल डिराइव्ड क्वांटिटीज आप बना सकते हो। चलिए इसके थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये भी। सबसे पहले मान लो एरिया। तो एरिया क्या होगा? एरिया लेंथ का, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अगर स्क्वायर का एरिया मान लो तो लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। सो लेंथ का SI यूनिट क्या होगा? मीटर। फिर इसका SI यूनिट मीटर, तो यूनिट क्या आया? मीटर स्क्वायर, ठीक है। किसी भी फॉर्मूला में एरिया का फॉर्मूला, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, SI के फॉर्म में। मान लो अगर सिलेंडर का एरिया है, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? 2πRH, अगर C ऐसे बोले तो, ठीक है। तो R मीटर में ये डायमेंशन है, ठीक है। R और H क्या है? डायमेंशन है। तो इस तरह से आप एरिया का डायमेंशन निकाल सकते हो और वो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। बढ़िया। तो इधर डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुई हमारी? एरिया, और डिराइव्ड यूनिट क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। बढ़िया। अभी दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं स्पीड का। तो स्पीड इज इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस किस में मेजर होती है? लेंथ, ठीक है।
तो उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा मीटर। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है सेकेंड। तो ये हो गई हमारी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी। तो इधर सेकेंड में डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है हमारी स्पीड, और डिराइव्ड यूनिट क्या बन जाएगा, डिराइव्ड यूनिट बनेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यू कैन सी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं मोमेंटम का। ठीक है, सो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इधर लिख लेते हैं इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मास होगा, ये वेलोसिटी है। ठीक है, सो मास का तो ऐसा यूनिट क्या होगा केजी, वेलोसिटी को पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में लिख लेते हैं। सो वेलोसिटी मींस इट विल बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो मास का ऐसा यूनिट है केजी, डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है मीटर में, तो ये होगा मीटर, और टाइम होता है सेकेंड में। ठीक है, तो इधर डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया हमारा मोमेंटम, और डिराइव्ड यूनिट बन गया हमारा मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई डिराइव्ड क्वांटिटीज की सारी बातें। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे है जिसके यूनिट्स है एक्चुअली बट डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, तो पहला है इसमें प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल जनरली कहां पे होता है, टू डायमेंशनल है। प्लेन एंगल क्या है, टू डायमेंशनल है, और इसका ऐसा यूनिट है रेडियन। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट है रेडियन। अगर इसका डायमेंशन निकालो तो डायमेंशन वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से नहीं है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री नाम दिया है। ठीक है, अलग से है ये भी, तो ये फंडामेंटल नहीं है, ये अलग से एंगल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट है रेडियन। मान लो अगर ट्राइंगल है और यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, इसे बोलते हैं प्लेन एंगल, इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल होता है 3 डायमेंशन में, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन। मान लो कोई कोन है, ठीक है, कोन ऐसे, तो यहाँ कोन में यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो 3 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है, कोन के ऐसे अंदर 3 डायमेंशनल एंगल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है सॉलिड एंगल, और उसका यूनिट क्या है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है, अभी याद कर लो सिर्फ। फिर अगला है प्रैक्टिकल यूनिट। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स उसे बोलते हैं जो हम खुद से डिराइव करते हैं और कॉमर्शियली जैसे यूज करते हैं। ठीक है, फॉर कॉमर्शियल पर्पस वी आर कंसिडरिंग द प्रैक्टिकल यूनिट्स। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो इसका कोई प्रूफ या डेरिवेशंस हमें नहीं देखना है। प्रैक्टिकल यूनिट्स है वो हमारी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हमने एज ए एक्सेप्टेड वैल्यूज कंसिडर करी। ठीक है, सो ये कोई भी हो सकती है, फंडामेंटल भी हो सकता है, डिराइव्ड के टर्म्स में भी हो सकता है। फंडामेंटल के टर्म में एग्जांपल कंसिडर कर लो लेंथ का। ठीक है, सो लेंथ में 1 माइल, सो ये 1 माइल है वो क्या है प्रैक्टिकल यूनिट है, तो दैट विल बी अप्रॉक्स इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो ये हो गया प्रैक्टिकल कन्वर्जन। ठीक है,
तो ये प्रैक्टिकल यूनिट हो गया और ये उसका कन्वर्जन हो गया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। इसी तरह से आप पावर का भी लिख सकते हो, 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 746 वॉट, जो एक्चुअली उसका ऐसा यूनिट है। बढ़िया। ऐसे ही आप एनर्जी के फॉर्म में लिख सकते हो, एनर्जी के फॉर्म में, दैट इज 1 किलोवाट आवर, क्लास 10 में पढ़ा था, दैट इज 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ये भी क्या है, ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स है। तो ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल यूनिट रहते हैं जो आपको याद करने हैं, विच इज कॉमर्शियली यूज टू मेक द कैलकुलेशन लिटिल बिट इजियर। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस, ठीक है। सो अब यहां से हम चैप्टर की कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, फिर हमने देखा डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे कि डायमेंशंस। सो अभी तक हमने ये सीखा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से बनाते हैं तो हम उसे डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। सो उसको हम डायमेंशंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। सो चलिए उसका भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं पहले। तो एग्जांपल के फॉर्म में ही क्लियर होगा ये। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फोर्स। सो लेट फोर्स इज अवर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, हम फोर्स का एग्जांपल लेके सीखते हैं। सो फोर्स यानी क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था, F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो इसका यूनिट बना सकते हैं मास इंटू व्हाट विल बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो गया मास और ये टाइम, ये दोनों फंडामेंटल है। वेलोसिटी को हम फंडामेंटल के टर्म में लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका यूनिट बन जाएगा मास यानी केजी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मीटर में, और ये टाइम क्या होगा सेकेंड इंटू सेकेंड, तो ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सो ये फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया, इट विल बी द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम इसे डायमेंशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हियर फोर्स इज केजी कितना है, मास कितना है, केजी यानी मास। सो 1 unit of mass, then you can write 1 unit of length, और इसको ऐसे लिख सकते हैं kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड रेस टू -2। सो -2 यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का पावर -2 है, तो टाइम का कितना यूनिट है, -2 यूनिट है। ठीक है, सो इसके हिसाब से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ये है डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ये डायमेंशंस ऑफ फोर्स है। तो उसके ऊपर से हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बना लेंगे। ये मास, लेंथ और टाइम। तो मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t। ठीक है, तो ये 1 1 -2, सो यहाँ पे पावर में लिखना है 1 1 -2। सो ये बन गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। अभी आगे देखते हैं। अभी हमने डिराइव्ड क्वांटिटी में तीसरा एग्जांपल देखा था, किसका, मोमेंटम का। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, मोमेंटम
तो उसका ऐसा यूनिट क्या आया था मोमेंटम का, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या था, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी, केजी दैट इज 1 मीटर दैट इज 1 सेकेंड दैट इज -1। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंटम का। अभी आपको कोई भी एक डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, ठीक है, थोड़े बहुत याद रखना डायमेंशनल फॉर्मूला, ताकि सम क्विकली सॉल्व हो सके। ठीक है, अभी मान लो हमें प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, इसका प्रेशर का। ठीक है, सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। सो हमने एरिया का डिराइव क्वांटिटी के फर्स्ट एग्जांपल में देखा था। फोर्स का डायमेंशन क्या है, इधर हमने लिखा है। सो प्रेशर फोर्स यानी m1 l1 t-2, और एरिया, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर है, सो हम यहाँ पे एल स्क्वायर लिख सकते हैं, इट विल बी एल स्क्वायर। ठीक है, मीटर, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर है, सो उसके बदले हम डायमेंशन के फॉर्म में एल स्क्वायर लिख देंगे। एल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l, ये 1 - 2। ठीक है, एक्सपोनेंट्स के लॉ के हिसाब से ये होगा -1 और t-2। तो ये बन गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये मोमेंटम का है, ये फोर्स का है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं, और जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, उसके डायमेंशंस है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो डायमेंशनल एनालिसिस है, हम डायमेंशंस का एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस है, वो वन बाय वन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड यूनिट, तो ये हमने आगे पढ़ा। ठीक है, टू फाइंड यूनिट, हम यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट से। ठीक है, तो ये है टू फाइंड यूनिट। चलो एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमें इसका वर्क का यूनिट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये होगा मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ये होगा मास, इस टाइम को इधर लिख देते हैं, ये वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी सबके ऐसा यूनिट रख दो, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई हमारे पास। सो वर्क मान लो W इज इक्वल टू मास का ऐसा यूनिट केजी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट किस में, मीटर में मेजर होता है, सो वो होगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, और टाइम इनटू टाइम, सो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया, सो इसका यूनिट बना लिया हमने, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी दूसरा है टू फाइंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट के बाद हम उसका डायमेंशन यानी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसका एग्जांपल ले लो, वर्क डन का। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका ऐसा यूनिट है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वर्क का, एम एल टी। तो इसका डायमेंशन क्या है, केजी का 1 पावर 1, ये मीटर स्क्वायर है, सो एल लेंथ का पावर 2,
और टाइम यानी सेकेंड, तो इसका पावर -2। तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L2 T-2। ठीक है, इधर एक नोट बता दे रहा अभी, देखो वर्क डन और एनर्जी, ठीक है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। इतने कई सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, ठीक है, कोई किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यही रहेगा। सो एनर्जी का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L2 T-2। ये याद कर लो, बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स के टाइम। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए तो इसकी थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट a physical quantity from one system to other। ठीक है, तो एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में अगर फिजिकल क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे ये हमें यहाँ पे सीखना है। इसका एग्जांपल है वन सिस्टम टू अनदर, यानी हमें एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है, मीटर किलोग्राम सेकंड से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हम प्रैक्टिकली यहाँ पे ये दो सिस्टम यूज करते हैं। ब्रिटिश में एफपीएस यूज करते हैं, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, और अभी तो यूनिवर्सली एक ही सिस्टम इंटरनेशनल ये यूज होता है। ठीक है, सो हम जनरली इसे एसआई से एमकेएस को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल है जिसे हम अभी प्रैक्टिकली वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने आगे भी देखा था एसआई यूनिट्स। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये यहाँ पे देखेंगे, उसका ट्रिक देखेंगे। ठीक है, अभी मान लो लेट x बी एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायमेंशनल फॉर्मूला। मान लो x कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है m पावर a l पावर b t पावर c। ठीक है, ये उसका डायमेंशन हो गया x का। अभी मान लो कि x फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम उसके डिराइव्ड यूनिट्स लिखते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स इन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट सॉरी इन टू फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, इन डिराइव्ड यूनिट्स इन टू डिफरेंट सिस्टम्स, ऐसा लिख लेंगे, डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे मास है वो केजी में है, लेंथ मीटर में और टाइम सेकेंड में है। ठीक है, क्योंकि एमके सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड, यहाँ पे मास ग्राम में है, मीटर के बजाय सेंटीमीटर और ये सेकेंड। तो ये दोनों अलग सिस्टम हो गए। ठीक है, ये सीजीएस हो गया, वो एमकेएस है, एमकेएस सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम हो गया। बढ़िया, अभी इसका यूनिट इस सिस्टम में मान लो U1 इज इक्वल टू M1 पावर A, L1 पावर B और T1 पावर C। इसका यूनिट हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देखो डायमेंशनली जो वो डिपेंडेंट रहता है किलोमीटर, लेंथ और टाइम पे, वो चेंज नहीं होता कभी भी। ठीक है, इसका यूनिट है उसका M2 इधर देखो M1 क्या है केजी, इधर M2 क्या है ग्राम। ठीक है, और उसका जो डिपेंडेंसी होगा उस यूनिट के पर्टिकुलर यूनिट पे फिजिकल क्वांटिटी का, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो M2 पावर A, L2 पावर B और T2 पावर C, ये हो गया। मान लो इसका न्यूमेरिक वैल्यू है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट सिस्टम और N2 विल बी मैग्नीट्यूड इन सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हो गए, मैग्नीट्यूड हो गए और यूनिट्स हो गए। तो अभी हमने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए NU क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
अगर nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, अगर nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, अगर nu का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। अब यहाँ से n2 को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, हमें नया वैल्यू चाहिए n2, सो इट विल बी इक्वल टू n1 इंटू u1 बाई u2, ऐसा लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाई u2। ठीक है, u1 बाई u2, सो m1 बाई m2 m1 बाई m2 रेस टू पावर a, फिर होगा l1 बाई l2 रेस टू पावर b, फिर होगा t1 बाई t2 रेस टू पावर c। तो ये बन गया हमारा यूनिट कन्वर्जन, सिस्टम कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अच्छे से समझ लेना कि प्रोसेस क्या है। सी आपको डेरिवेशन नहीं सीखना है अभी, अगर आप जी मेंस और नीट के लिए जा रहे हो तो डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है, पर फॉर्मूला अगर समझोगे कि कैसे डिराइव हुआ तो आसानी से याद रख सकोगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो फिर फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। आप किसी भी फॉर्मूले को, वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट डाउन करना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है, ये कहता है कि ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, किसी भी फॉर्मूला है या इक्वेशन कंसिडर कर लो। ठीक है, तो उसके दोनों साइड पे, ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, उसके दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, each term must have same dimension। so LHS और RHS सब मिला के जितने भी टर्म्स हो उस सबके डायमेंशन क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक और चीज नोट डाउन कर लो, नोट लगा लो। ठीक है, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो x, सो x विल बी इक्वल टू मान लो a प्लस b प्लस c, ये कोई भी टर्म्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि x a b और c, x a b और c, इन चारों का सेम डायमेंशन। इधर टोटल कितनी टर्म्स है, 4, 1 2 3 4, तो उन सब का सेम डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट डाउन करना। दूसरी बात, फिजिकल क्वांटिटीज विथ सेम डायमेंशंस। ठीक है, अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उसका अगर डायमेंशन सेम हो तो वो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम रहा तो आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो एग्जांपल के रूप में 5 सेकेंड प्लस 7 सेकेंड, तो ये बन जाएगा 12 सेकेंड, क्योंकि इसका डायमेंशन सेम है। ठीक है, पर अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज आर हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है,
मान लो अगर 5 मीटर और 7 सेकेंड है तो इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज, दो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन डिफरेंट है तो यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, इज इट क्लियर? बहुत खास और इंपॉर्टेंट चीज है, इसे जरूर नोट डाउन करना। चलिए आगे देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज with different dimensions can be multiplied और डिवाइडेड। आप उसका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हो। मान लो अगर एग्जांपल के तौर पे 5 मीटर इंटू 2 सेकेंड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 मीटर इंटू सेकेंड। आप ऐसा मान लो 5 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इस चीज को निकाल देते हैं। एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं तो यू कैन राइट, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट फॉर्मूला, चलिए कोई भी फॉर्मूला कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का सेकेंड इक्वेशन है ये, ठीक है। जिसको पता है और जिसको नहीं पता वो आगे पढ़ लेना, 11th क्लास में आता है, ठीक है। चलिए सो इसको हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सभी के डायमेंशन सेम आने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे S क्या है, डिस्टेंस, फिर U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फिर T क्या है, टाइम, A क्या है, एक्सेलरेशन। तो इन सब चीजों के हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस तो ये होगा सिर्फ L, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का L1, टाइम का सी अपॉन टाइम है सो -1, तो ये होगा L1, यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं, और ये T -1। सो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी U का डायमेंशन, टाइम का सिर्फ T पावर 1, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस 1 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L1T -2, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता हो तो आप डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए चेक करते हैं। देखो यहाँ पे LHS में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ S, तो S का डायमेंशन क्या होगा L पावर 1, ठीक है। सो LHS का एक टर्म है S और उसका डायमेंशन है L पावर 1। अभी RHS की बात करते हैं। सो RHS में टर्म 1, पहला टर्म देखो तो UT, ठीक है। सो UT, सो U into T, you can write it like this, डायमेंशन ऑफ U into डायमेंशन ऑफ T, ठीक है। सो U का डायमेंशन क्या है L1 T -1 इंटू इसका डायमेंशन क्या है T +1, सो -1 1, सो T पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 विल बी 1, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ L पावर 1, ठीक है। तो देखो टर्म 1 का भी सेम यूनिट आया, डायमेंशन आया, ठीक है। अभी टर्म 2 देख लेते हैं। टर्म 2 दैट इज हाफ A इंटू T स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, नोट करके लिख लेना कहीं पे, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्योर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशन
लेस, ठीक है। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज का कोई डायमेंशंस नहीं होता, ठीक है। डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज का होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का नहीं होता। सो 1/2 हमें कंसिडर यहाँ पे नहीं करना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, L1 t पावर -2, तो ये हो जाएगा L1 t पावर -2 इंटू टी स्क्वायर, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, सो -2 + 2, सो ये अगेन हो गया L पावर 1, ठीक है। सो यू कैन राइट thus S is equal to ut plus half at square is dimensionally correct। सो अब आप ऐसा बोल सकते हो कि सब टर्म्स के डायमेंशंस सेम है, सो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये नोट खास लिखना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका फिफ्थ एप्लीकेशन देख लेते हैं। फिफ्थ एप्लीकेशन है टू डिराइव न्यू रिलेशंस, ठीक है। आप फॉर्मूलेस बना सकते हो, इससे न्यू रिलेशंस जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल के साथ कंसीडर करते हैं इसको। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेट्स से it is dependent on this time period, it's dependent on mass, this time period is dependent on length of pendulum, length of pendulum, and this time period is dependent on gravitational acceleration, ठीक है। अगर ऐसा डेटा दिया है तो हमें टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक फॉर्मूला जनरेट करना है, एक नया रिलेशन जनरेट करना है। तो इस प्रोसीजर को अच्छे से समझना, क्योंकि ये डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके जैसे सवाल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सबसे बेसिक एग्जांपल हम पहले देख लेते हैं। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन मास, लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इन तीनों को पावर दे दो जो हमें नहीं पता, ए, बी और सी, ठीक है। अभी क्या करना है, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूलेस लिखते हैं। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी पावर 1, फिर m, इधर m क्या है, मास, मास यानी कैपिटल M पावर 1, ठीक है। सबसे पहले मास, लेंथ और टाइम। लेंथ ऑफ पेंडुलम, सो वो क्या होगा, L का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल L⁻⁴, फिर है G, सो G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, G के लिए डायमेंशनल, सी इट इज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। L1t -2, ये मीटर, ये सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो -2, ठीक है। इतना हो जाए, फिर ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमने लेट किया है, ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लेट किया, उसमें आपको रख देना है। तो t का वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा t पावर 1, ये m पावर 1⁻⁴, फिर ये हो जाएगा l, सो l पावर 1⁻⁵, और ये हो जाएगा l पावर 1t⁻²⁶ बढ़िया। अभी यहाँ पे देखो तो क्या है, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 1, यहाँ पे क्या है, m पावर a, सिर्फ इसका ही पावर है a, l का पावर क्या है, यहाँ पे b, और ये c 1 × c, सो c, और b + c, यहाँ पे क्या होगा, b + c, ठीक है। एक्सपोनेंट्स का रूल है, ठीक है, एक्सपोनेंट का रूल है, तो उसके हिसाब से ये होगा L × L⁻⁵ × L⁻⁶, तो ये होगा L⁻⁵b + c, ठीक है। चलिए तो अभी t का पावर क्या होगा, -2c,
अभी हमें इनमें से ए बी और सी के वैल्यूज निकालने, तो कैसे निकालेंगे? बाय कंपेयरिंग पावर्स या एक्सपोनेंट्स लिख लो ऑफ m l t रिस्पेक्टिवली। सो 1 by 1 क्या करना है, m का पावर इक्वेट करो, तो m का पावर इक्वेट करोगे तो फॉर m क्या मिलेगा आपको, a इज इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू मिल गया, a इज इक्वल टू 0। l का पावर कंपेयर करो, सो फॉर l, ठीक है, l के लिए क्या होगा, b प्लस सी इक्वल टू 0। सो ये होगा b प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो ये एक इक्वेशन बन गया, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। फिर फॉर t के लिए इक्वेट करो, सो माइनस 2c इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा माइनस 2c इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया c इज इक्वल टू 1 by 2। तो c का वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गया, तो यहाँ से b निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस c माइनस 1 by 2 है, तो b क्या होगा, b होगा प्लस 1 by 2। सो ये हो गया a b और c के वैल्यूज। अभी ये तीनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अभी देखो t इज डिपेंडेंट ऑन इट लाइक दिस, सॉरी यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा, सो t इज डिपेंडेंट ऑन इट लाइक दिस। सो यू कैन राइट द फाइनल आंसर एज t इज प्रोपोर्शनल टू m पावर 0, l पावर 1 by 2 एंड g पावर माइनस 1 by 2। अब एक्सपोनेंट का साइन निकालो, ठीक है, तो आपको कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये होगा k m पावर 0। सो m के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये क्या होगा अंडर रूट l बाई g, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट l बाई g। तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। डायमेंशनल एनालिसिस का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके ये रिलेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट्स रहेंगे उस कांस्टेंट्स के वैल्यूज डायमेंशनल एनालिसिस नहीं दे पाता, ठीक है। k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू पाई गई 2 पाई, ठीक है, k हो गया 2 पाई। तो फॉर्मूला क्या हो गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। जिसने पढ़ा है उसको पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। सो ये हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स और एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, सारे नॉन जीरोज कैसे हैं, सिग्निफिकेंट है। मान लो एग्जांपल 8 5 7, ठीक है, तो ये सारे नॉन जीरोस नंबर है, डिजिट्स है, तो ये क्या है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, इसमें कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अभी अगला देख लेते हैं रूल, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर जीरोस नॉन जीरोस डिजिट्स के बीच में रहे तो वो कैसे है, वो सिग्निफिकेंट है। मान लो 4007, ठीक है, तो इसमें दोनों जीरो नॉन जीरो के बीच में, सो ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्लियर है। अभी तीसरा लेफ्ट zeros on left of non-zeros are not significant, ठीक है, they are not significant। अगर zeros left of the non-zeros है then they are not considered as significant। मान लो 0 0 5 7 3, ठीक है, तो ये 5 7 3 ये 3 ही सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे यहाँ पे, क्लियर है। ये दोनों आपको काउंट नहीं करना बिकॉज दे आर ऑन द
लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो। क्लियर है? अगला रूल देख लेते हैं। इन इंटीजर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, याद रखना, इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, zeros on right of non-zero are not significant। ठीक है, क्या याद रखना है? कोई भी अगर आपको इंटीजर दिया है, मान लो 8700, ठीक है, सो ये नॉन जीरो के बाद राइट में जो ये इंटीजर वैल्यू है पहले तो, सो नॉन जीरो के बाद राइट में जो जीरोस रहेंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर ओनली। क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट, इन डेसिमल पार्ट। अभी डेसिमल पार्ट है, ठीक है, इंटीजर नहीं है, डेसिमल नंबर है, तो उसमें क्या करना है? zeros on right of non-zeros are significant। ठीक है, अगर डेसिमल पार्ट में राइट ऑफ नॉन जीरोस रहे then they are considered as significant। मान लो 507.230, ठीक है, तो अभी ये जीरो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद में, डेसिमल पार्ट में है ये, तो नॉन जीरो के बाद में, सो इसमें कंसीडर करना है। ठीक है, सो इसमें काउंट करो तो टोटल कितने? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्लियर है? अभी नेक्स्ट, इन एक्सपोनेंट टर्म्स, या फिर बोल लो इन साइंटिफिक नोटेशन, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल part will give significant figure। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 1.008 इंटू 10⁻⁻3, ऐसा कोई भी वैल्यू है। सो ये न्यूमेरिकल पार्ट है, सिर्फ इसमें से ही आपको सिग्निफिकेंट निकालने हैं। ये दोनों नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो ये चारों सिग्निफिकेंट है, सो इसमें आंसर क्या आएगा? 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो ये सारे रूल्स हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी एक नंबर है a.b.c, यहाँ पे x, जिसे हमें राउंड ऑफ करना है ऐसा मान लेते हैं, और यहाँ पे है b। ठीक है, तो अभी x को हमें राउंड ऑफ करना है, सो हमें 2 डेसिमल में आंसर चाहिए। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं अभी। तो इसके अलग अलग केसेस बन सकते हैं। तो केसेस कैसे है? 1 2 3 4 5 डिफरेंट केसेस कैन बी देयर। सो अभी देखो x के वैल्यू में क्या चेंज करेंगे और c का बिहेवियर कैसा रहेगा, इसका एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। अभी मान लो अगर x का वैल्यू, अगर मान लो x का वैल्यू 5 से कम है, ठीक है, x का वैल्यू 5 से कम है, तो c विल रिमेन अनचेंज, c को चेंज नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 7.234, ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें 4 को, इसको 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करना है। सो अगर 4 देखो आप, तो ये 5 से कम है, तो 3 को ऐसे ही छोड़ दो, तो इसका आंसर 2 डेसिमल में क्या होगा? 7.23। क्लियर है? तो ये था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखते हैं कि अगर x का वैल्यू 5 से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो c में क्या करना है? c का एक डिजिट बढ़ा दो। मान लो यहाँ पे ऐसा है 7.237, ठीक है, तो अभी अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 5 से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा 7.24। बढ़िया, ये राउंड ऑफ हो गया 2 डेसिमल में। तीसरा केस देखो, अगर
x का वैल्यू 5 के बराबर है, ठीक है, अगर x का वैल्यू 5 के बराबर है, ठीक है, और उसके बाद इस x के बाद जो डिजिट है वो अगर नॉन जीरो रहा, ठीक है, वो अगर नॉन जीरो डिजिट है तो c का पावर 1 बढ़ा दो, सिंपल। अगर मान लो वैल्यू ऐसा है 7.2351, ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे 5 है, और ये नॉन जीरो टर्म है। अगर ये नॉन जीरो टर्म रही तो इसका एक डिजिट बढ़ा दो, तो ये होगा 7.24। ओके, इज इट क्लियर? अभी मान लो x के बराबर ये 5 है और d अभी d इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, ठीक है, तो इसके दो केसेस है अलग अलग, x इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या देखना है कि b वाला वैल्यू, ठीक है, सॉरी c वाला वैल्यू, c वाले वैल्यू खुद ऑड है या इवन। तो अगर देखो इवन रहा वो तो इवन रहा तो अनचेंज होगा, और अगर खुद ऑड रहा c का वैल्यू, ठीक है, खुद c का वैल्यू ऑड रहा तो एक पावर बढ़ा देना है, सिंपल, क्लियर है। तो अभी देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं, 7.2450, ठीक है। अभी यहां से राउंड ऑफ करना है तो ये वाला वैल्यू 0 है, अगर ये 0 है और ये इवन है, अगर ये इवन रहा तो ऐसे ही छोड़ देना है, तो ये आंसर आ गया 2.4। यहाँ पे लिख लो 6, कुछ चेंज मिले, ठीक है, तो ये आंसर होगा 7.26। अभी लास्ट एग्जांपल में ऐसे बना दो 7.2750, अगर यहाँ पे 5 है और उसके आगे ये 0 है तो ये 7 को ऑड है इसलिए 1 से बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 7.28, ठीक है। सो ये हो गए राउंड ऑफ के रूल्स, इस ध्यान से पढ़िए, इसका प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे अब कुछ रूल्स देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस करते समय क्या हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी देखो पहला रूल है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, फॉर गिवन वैल्यूज, अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो फाइनल आंसर is followed which rule? Okay, will follow which rule? So final answer will have least decimal among all the numbers, ठीक है। आपके पास जितने भी नंबर है उसमें लीस्ट डेसिमल जिसके पास है उस फॉर्मेट में फाइनल आंसर को लिखना है, और उसके लिए आपको राउंडिंग ऑफ का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन डेसिमल पार्ट, ठीक है। दोनों तरह से आप इसको याद रख सकते हो, क्लियर है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास वैल्यूज है 3.417 प्लस 3 या ले लो 6.9, ठीक है। तो इसमें देखना लीस्ट डेसिमल किसके पास है, इसके पास, तो फाइनल आंसर हमें उसमें कन्वर्ट करना है। तो चलो इसको ऐड कर देते हैं, 3.417, एडिट लाइक अ नॉर्मल प्रोसेस, ठीक है। सो ये होगा 7, 1, ये होगा 13, तो ये हो जाएगा 10। सो ये आंसर है 10.317। सो हमें अब क्या करना है कि लिस्ट डेसिमल यानी 1 डेसिमल के फॉर्म में इसका आंसर लेके आना है। ये इसमें 3 डेसिमल है, इसमें 1 डेसिमल है, तो हमें जो फाइनल आंसर है उसमें 1 डेसिमल ही लाना है, ठीक है। तो वो कैसे ला सकते हैं? प्रभु, चलो आगे देखते हैं। तो 10.317, तो ये हो जाएगा 10
इधर 7 है, इसको राउंड ऑफ करो तो ये हो जाएगा 3 2, 5 से ज्यादा है इसलिए। अब इसको राउंड ऑफ करो, ये 5 से कम है तो कीप इट एज इट इज, तो ये आंसर होगा 10.3। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 डेसिमल। बढ़िया, क्लियर है। तो ऐसा सेम प्रोसेस आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो कर सकते हो। क्लियर है, तो आगे देखते हैं सेकेंड रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो उसमें क्या रूल है, उसमें जो फाइनल आंसर रहेगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जो भी फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर अमंग ऑल द नंबर्स। ठीक है, देखो इसमें सिग्निफिकेंट इन डेसिमल पार्ट है, इसमें पूरे नंबर में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं नंबर 41.235 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 2 7। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर। अभी देखो इसमें 5 सिग्निफिकेंट है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट है, जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हमें 3 सिग्निफिकेंट में लेके आना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं। 41.235 मल्टीप्लाइड बाय 5.27। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 7 5 जा 35, फिर 7 3 जा 21, 21 और ये 24 हो गया, 7 2 जा 14 प्लस 16, 7 1 जा 7 और ये 8, 7 4 जा 28। ठीक है, यहाँ पे 0 रख देते हैं, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 और ये 7, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। बढ़िया, अभी 5 5 जा 25, यहाँ पे कैरी 2, 5 3 जा 15 और ये 17, यहाँ पे पहले 0 रखना भूल गया। ठीक है, यहाँ पे 5 3 जा 15 और ये 17, फिर 5 2 जा 10 और ये 11। ठीक है, 5 1 जा 5 और ये प्लस 6 यहाँ पे, और 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये 5 4 और ये होगा 13 13 और 5 8 18, ये हो जाएगा 13 और 7 20, ये हो गया 13, ये हो गया 17 और ये हो गया 2 1। यहाँ पे 2 3, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद डेसिमल पॉइंट। तो अभी हमारा फाइनल आंसर है वो बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, 3 3 6 और 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमें 3 में उसको रिड्यूस करना है। तो चलो राउंडिंग ऑफ स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 5 है, सो 5 के पहले कोई भी वैल्यू नहीं दिया, और ये अगर इवन है, ठीक है, ये अगर इवन है तो हमें अनचेंज रहने देना है। सो यहाँ पे ये होगा 217.3084, ये 4 है सो ये अनचेंज, सो 217.308। अभी ये 8 है, 5 से ज्यादा, तो इसको बढ़ा दो 217.31। अभी ये 1 है तो ये रहेगा 217.3। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या है 217.3। अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, तो इसको भी रिड्यूस करो, सो ये 3 है, सो आंसर विल बी 217। ठीक है, फाइनल आंसर विल बी 217। सो इज इट क्लियर हाउ टू फॉलो द प्रोसेस? क्लियर है? सो ये रूल बहुत खास है, याद रखना है इसे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं। खुद से एग्जांपल ट्राई भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अभी किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू m इंटू 10 पावर x। ठीक है, अभी देखो इसमें m का रेंज क्या होगा, m का रेंज होगा 0 से लेके 10 तक। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ x डॉट y y y, फर्स्ट के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो।
तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड फॉर हायर और वेरी लो नंबर्स, ठीक है। इसका वैल्यू बहुत ही बड़ा है तो भी आप आर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसके राउंडिंग ऑफ कैसे होगा, इसका राउंडिंग ऑफ कैसे होगा, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, ठीक है। हमें इसे राउंड ऑफ करना है सिर्फ एक्सपोनेंट के टर्म में। तो यहाँ पे 3, ये 3 है विच इज लेस देन 5, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या रहेगा 10⁸, ठीक है। तो इसमें पावर क्या रहेगा अनचेंज, और क्या रहेगा अनचेंज। मान लो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31। अभी इसमें 9.1 है, वो 5 या 5 से ज्यादा है। अगर ऐसा रहा तो इसका आंसर क्या होगा 10⁻30, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, पावर को 1 से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पावर विल बी इंक्रीज बाय 1, क्लियर है। सो ये बेसिक सा रूल है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के राउंडिंग ऑफ के लिए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। सो कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते समय मेजरमेंट हमने किया, ठीक है। तो तब उस समय हमें जो एरर मिलती है, ठीक है, कोई भी एरर्स हो सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस। तो एरर्स के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो हमें इस टॉपिक में निकालना है, ठीक है। और कितने टाइप्स की एरर होती है वो हमें देखना है। सो लेट एनी फिजिकल quantity is measured n times। मान लो हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी वैल्यू n टाइम्स मेजर की। तो जो मेजर्ड वैल्यूज है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन है, वो मान लो x1 x2 अप टू xn, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला है मीन का, x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस xn बाय n, ठीक है। सिग्मा x अपॉन n मीन का फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इस तरह से हमने मीन निकाल लिया। अभी सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर। तो पहले टाइप का एरर है एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। एब्सोल्यूट एरर लिखते हैं डेल्टा x1 दैट विल बी इक्वल टू, जो मीन निकाला मीन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मीन माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। वैसे ही डेल्टा x2 इज इक्वल टू मीन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ऐसे करके सारे के सारे वैल्यूज के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट एरर आप निकाल सकते हो। तो ये क्या है, ये सारे रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन है। ये क्या है, रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। सारे ऑब्जर्वेशन का रिस्पेक्टिव एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, जो हमें पता नहीं। जो मीन के वैल्यू से कम होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, जो मीन के वैल्यू से ज्यादा है वो नेगेटिव आएगा इस केस में, ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड टाइप का एरर है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इस सब का एवरेज निकाल लो, ठीक है, सिंपल है। So let's say we are writing it as delta x bar, delta x, फिर उसका बार mean of absolute error. Now in this case you need to consider all the values in modulus, ठीक है। चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको तो सब में पॉजिटिव ही रखना है, मॉड्यूलस रख के भी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, क्लियर है। तो इस तरह से आप एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखो नीचे लिख देते हैं फाइनल रिजल्ट,
ठीक है। फाइनल रिजल्ट विल बी रिप्रेजेंटेड फॉर एक्स विल बी लाइक दिस, यहाँ पे लिख दो एक्स बार और ये प्लस और माइनस एब्सोल्यूट का मीन, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर फाइनल रिजल्ट किसी भी रिस्पेक्टिव वैल्यूज के लिए चाहिए, अगर मान लो x5 के लिए चाहिए तो यहाँ पे x5 x बार एज इट इज, यहाँ पे x5 का एब्सोल्यूट एरर कंसीडर कर लो, ठीक है। सो वैसे ही फाइनल रिजल्ट आप इसका मीन और ये एब्सोल्यूट एरर का मीन, ठीक है, इस तरह से ये लिख सकते हो फाइनल रिजल्ट। अभी इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ फॉर द आंसर दैट विल बी इक्वल टू एक्स बार प्लस डेल्टा एक्स बार, सॉरी यहाँ पे माइनस पहले लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स बार प्लस डेल्टा एक्स बार, सिंपल है। तो ये हो जाएगा रेंज, बढ़िया। अभी तीसरा निकाल लेते हैं। तीसरा एरर कौन सा है, तीसरा एरर है रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। रिलेटिव बोल लो या फ्रैक्शनल एरर बोल लो, ठीक है, बहुत ही आसान है। रिलेटिव एरर RE, लेट्स से वी आर रिप्रेजेंटिंग राइटिंग इट एज RE। सो रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा मीन एब्सोल्यूट दैट इज डेल्टा एक्स बार अपॉन एवरेज, ठीक है, ये एवरेज, ये हो गया रिलेटिव एरर। अगर किसी ऑब्जर्वेशन में चाहिए तो यू कैन राइट इट एज, मान लो 6th ऑब्जर्वेशन, तो 6 ये भी मीन है, ठीक है, मीन का वैल्यू यहाँ पे रख दो। अभी लास्ट में परसेंटेज एरर, सो बहुत ही आसान सा लॉजिक है परसेंटेज एरर में। क्या करना है, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। तो जो भी आंसर यहाँ पे डेसिमल या फ्रैक्शन में रखा था आपने, उसको परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो ये बन गया परसेंटेज एरर। सो ये हो गए हमारे चारों टाइप्स के एरर यहाँ पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको, ये मोस्ट एमपी टॉपिक है। इसके फॉर्मूलेस हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। उसमें पहला सम, so let any physical quantity x that is equal to a plus b, ठीक है, a plus b के फॉर्म में कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, डेल्टा x that will be equal to प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर। अभी परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर कैसे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस लिख दो, इंटू 100। अगर ये फॉर्मूला लगाया तो आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा, सिंपल। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस, ओके। सो मान लो लेट x बी इक्वल टू a माइनस बी है, ओके। तो इसका एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा, एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा x दैट विल बी इक्वल टू सेम एज लाइक दिस, प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। अब इसका परसेंटेज एरर दैट विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अभी देखो इसमें a प्लस b उसकी ओरिजिनल वैल्यू लिखी थी यहाँ पे, सो ये परसेंटेज एरर इट इज लाइक दिस, डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a माइनस बी इंटू 100। सो हमारा आंसर जो है वो परसेंट के फॉर्म में आ जाएगा, बड़ा ही आसान है, ठीक है।
सिंपल ये सारे फॉर्मूलेज एंड रूल्स आपको याद करने हैं अच्छे से। बढ़िया। अभी तीसरा देख लेते हैं, थर्ड, फॉर प्रोडक्ट और डिवीजन। ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए सेम रूल है, सो एक साथ लिख देते हैं दोनों को, प्रोडक्ट और डिवीजन। सो लेट कर लो इसमें, लेट x इज इक्वल टू a इंटू बी और x इज इक्वल टू a बाई बी। दोनों में से जो भी केस हो, आइदर प्रोडक्ट का हो या डिवीजन का हो, रूल तो एक ही है दोनों के लिए। ठीक है, इसमें हम निकाल सकते हैं रिलेटिव एरर। सो दैट इज डेल्टा x बाई एक्स, ये होगा डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो अच्छे से। ठीक है, प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए कि रिलेटिव एरर कैसे निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको इसमें परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना है, सिर्फ सभी टर्म्स को, ठीक है, इन सभी टर्म्स को आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो है वो परसेंट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया रूल फॉर प्रोडक्ट एंड डिवीजन। ठीक है, याद कर लो इस रूल को अच्छे से। ठीक है, तो इसे इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि x%, ठीक है, परसेंटेज एरर इन x दैट इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। जस्ट सिंपल लाइक दिस। ठीक है, आसान हो गया, इसका परसेंटेज एरर प्लस इसका परसेंटेज एरर। सो इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस। नेक्स्ट रूल देख लो, रेज्ड टू सम पावर। अगर मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी में पावर के टर्म में हो, ठीक है, लेट कर लो, इसके बेस के ऊपर बहुत सारे सम्स पूछे हैं जी और नीट में, a पावर n b पावर n, ठीक है, a पावर m b पावर n। तो इसका रिलेटिव एरर कैसे बनेगा, रिलेटिव एरर विल बी लाइक दिस, डेल्टा x बाई एक्स। ठीक है, अभी जो पावर है वो आपको कोफिशिएंट में लेके आना है। ठीक है, सो m इंटू डेल्टा a बाई ए प्लस n इंटू डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, चाहे पॉजिटिव पावर हो या नेगेटिव पावर हो, अगर b को देखो आप ऊपर लोगे तो माइनस n होगा, बट यहाँ पे ऑलवेज प्लस की ही साइन आएगी। ठीक है, ये चीज याद रखना, यहाँ पे नेगेटिव नहीं करना है। परसेंटेज एरर के टर्म्स में ये होगा डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, ये होगा m इंटू डेल्टा a बाई ए इंटू 100, ठीक है, प्लस n इंटू डेल्टा b बाई b इंटू 100। सो ये जो भी आंसर आएगा वो परसेंट के फॉर्म में आएगा। इसका भी इन शॉर्ट लिख सकते हो आप। टेक्निक क्या होगी इन शॉर्ट, परसेंटेज एरर इन x दैट विल बी इक्वल टू m इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस n इंटू परसेंटेज एरर इन b। तो ये हो गए हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, सारे रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद कर लो, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, जल्दी से याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है।